Hello and welcome to my academy. This is Shubham Dubey, your educator for economics. आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की इकोनॉमिक्स में, और एक्सटर्नल सेक्टर के सापेक्ष में वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर. बाह्य क्षेत्र या जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, अभी तक जो क्लासेस का पूरा चैनल एक तरीके से जो चीज़ें हुई हैं चैनलाइज की हैं हमने काफ़ी हद तक सिलेबस को कवर कर लिया है, और सिलेबस के अब 3 पार्ट रह गए हैं जिसको हम आज कल और परसों की क्लास में कवर करेंगे, और उसके साथ आपका इकोनॉमिक्स ओवर हो जाएगा. वहाँ पर पॉइंट ये आएगा कि आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने कितनी पढ़ी, कितना उसको यूटिलाइज किया, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस पर्सपेक्टिव में. विद दैट पॉइंट आई विल ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे. एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक बचा हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल का टॉपिक बचा हुआ है, और जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका एक्सटर्नल सेक्टर. तो आज तो हम ये कर लेंगे. आज की क्लास में काफी हद तक एक्सटर्नल सेक्टर कवर हो जाएगा. उसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल पे, और इन्वेस्टमेंट मॉडल के बाद विल बी टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये तीनों जो पर्सपेक्टिव हैं ये मेनली आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. टू सम एक्सटेंट एक क्वेश्चन हर साल आपको प्रीलिम्स में यहां से मिलता है, और इन्वेस्टमेंट मॉडल डिपेंडिंग ऑन न्यूज में क्या है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, बट मेनली ये जो 2 टॉपिक हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके. ठीक है, तो we'll be dealing this in our class. Now देखो हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया है. पढ़ना तुम्हें है. अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग से शुरू किया था हमने, फिर गवर्नमेंट बजटिंग पे आए. आफ्टर गवर्नमेंट बजटिंग मॉनेटरी पॉलिसी खत्म की, और यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स भी हमने खत्म किए, टैक्स एंड इन्फ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग पे आए, बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात की हमने. बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद हम आगे बढ़े, वी टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बाद हमने दूसरा जो सेगमेंट देखा वो क्या देखा, इंडस्ट्री का. और इंडस्ट्री के बाद हमने जो सेक्शन देखा वो प्लानिंग का देखा. आफ्टर प्लानिंग हमारा जो टॉपिक था, थोड़ा सा मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का व्यू दिया था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का. यहां पर हमने एक टॉपिक और किया था, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी. इसके बाद आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की. हमने कैपिटल मार्केट भी डील किया है. तो विद ऑल दीज टॉपिक्स हमने मेजरली 95% ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लिया है. नाउ द रेस्ट 5% इज लेफ्ट विद 3 टॉपिक्स. ये तीनों टॉपिक हम आज कल और परसों की क्लास में करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम अच्छा करेंगे. ठीक है, और आप लोग सवाल लगा रहे होंगे, और वो सवाल जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं आज की क्लास विद एक्सटर्नल सेक्टर. जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे तो वो आपके सारे ट्रांजैक्शंस के डेटा की बात करता है. ये ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? जो आपके वर्ल्ड से हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसमें रेमिटांसेस जो पैसे बाहर से विदेश से लोग अपने लोगों को बेचते हैं या यहाँ से विदेश में बेच रहे हैं वो. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों चीजें आएंगी, गुड्स भी आएंगे, सर्विसेज भी आएंगी. उसके बाद गवर्नमेंट की एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है या प्राइवेट सेक्टर की होती है कि बाहरी क्षेत्र से बोरो कर रहे होते हैं, वो भी आएगा. देन देयर आफ्टर एनआरआई डिपॉजिट्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे. एनआरआई डिपॉजिट्स का सेगमेंट भी आएगा. उसके अलावा जो कैपिटल प्रोड्यूस हो रही है, लाइक कंपनीज डूइंग वर्क थ्रू एफडीआई, एफपीआई and other methods, and also people
एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। ये सब कुछ ट्रांजैक्शन जो भी आ रहे हैं उनके सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। ये हमारा बीओपी का डिस्कशन रहेगा आज का और एक्सटर्नल सेक्टर का। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सटर्नल सेक्टर्स इन इंडिया और एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो विद ऑल ड्यू इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक विल बी डिस्कसिंग इट। सबसे पहली चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में भी हो सकती है। जो भी इंपोर्ट होगा उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जो एक्सपोर्ट होगा उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जो रेमिटांसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा रेमिटांसेज आते हैं, मिडिल ईस्ट, यूएई एंड अदर कंट्रीज। यहाँ से क्यों आते हैं? क्योंकि जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को वहां से पैसे भेजते हैं फॉर द पर्पस दैट इज रेमिटेंसेस। टूरिज्म, वी ऑल नो टूरिज्म का कॉन्टेक्स्ट कहाँ है। टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया में आ रहे हैं टूरिस्ट वो, और जो टूरिस्ट इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो, दोनों का काउंट होगा नेट। लेंडिंग में भी वही सेम चीज है, इंडिया बाहर से कितना ले रहा है, बायलैटरल लोन है, मल्टीलैटरल लोन है, थ्रू सम इंस्टीट्यूशन और अदर चैनल लोन है, प्राइवेट सेक्टर के भी लोन है, एंड द बोरोइंग, द गवर्नमेंट इज बोरोइंग एट द सेम टाइम। इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का मतलब है डेबिट क्रेडिट वाली चीज, और ये डबल कीपिंग बुक एंट्री होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आप टाइप ऑफ बीओपी अकाउंट्स की बात करोगे तो दो टाइप के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल से सिंपल मतलब है जहां पे कहीं एसेट क्रिएशन होगा या कुछ होगा, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज और बाकी चीजें आती हैं वो आएगा, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर। करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है बिकॉज यहीं से करंट अकाउंट डेफिसिट की बात होती है, और आपके यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन का ये करंट अकाउंट के बारे में। अब सबसे पहली चीज आप ये समझो कि करंट अकाउंट में आता क्या क्या है। करंट अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक तो विजिबल और दूसरी इनविजिबल। विजिबल का मतलब वो जो दिख रहा हो, दिखेंगे क्या? गुड्स दिखेंगे। सर्विसेज आपको दिखेंगी क्या? नहीं, बिकॉज दे आर इनविजिबल। तो गुड्स के उसमें डेफिसिट है बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर कंट्री इन टर्म्स ऑफ गुड्स। कैसे? हमारा सबसे ज्यादा जो वो आता है वो क्या आता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उसमें। उसके अलावा कुछ भी प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? चाइना पे। सिंपल समझो, चाइना और हमारे बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जहां पे हम डेफिसिट में है और चाइना काफी ज्यादा सरप्लस में है। दैट शोज कि हमारा ये नेगेटिव होगा। देन इनविजिबल सोर्सेस की बात करोगे तो तीन होंगे। पहला सर्विसेज, यहां पे हम सरप्लस में क्यों? इंडियंस बाहर बहुत काम करते हैं, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। इनकम में तीन चीजें आएंगी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, और ये भी डेफिसिट में। उसके पीछे रीजन ये कि सोर्सेज आउटसाइड कम है और इनसाइड ज्यादा है, जिससे जो इनकम हो रही है वो बाहर जा रही है और अंदर कम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए नैन्सी जी, आप ऑस्ट्रेलियन हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से आके आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया, सो जो भी प्रॉफिट हुआ वो किसके पास जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा। और मान लीजिए ईशान एक छोटे बिजनेसमैन है यहाँ पे, और इन्होंने भी एक ऑस्ट्रेलिया में कोई वो लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, तो वहां से जो बेनिफिट आ रहा है ईशान को वो इंडिया में आ रहा है। लेकिन फॉर से इंडिया को जो बेनिफिट हो रहा है ईयरली वो 100 करोड़ का हो रहा है, और आपको वही बेनिफिट 1000 करोड़ का हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर?
1000 करोड़ बाहर जा रहा है, दूसरे देश की इनकम हो रही है एक तरीके से, ओवरऑल जो प्रॉफिट है, और 100 करोड़ इंडिया का प्रॉफिट है। सो हम क्या हुए उस सेंस में डेफिसिट में हुए। क्लियर? देन ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहां हम सरप्लस में, क्यों? क्योंकि रेमिटेंसेस बहुत आते हैं जाने की अपेक्षा, डोनेशंस भी मिलती हैं, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री अलग अलग सेगमेंट में डोनेशन मिल गई है, और गिफ्ट्स आते ही रहते हैं। मोदी जी लोगों को चंदन गिफ्ट करते हैं और मोदी जी को लोग बड़ी बड़ी तोहफे गिफ्ट करते हैं। खैर, ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट दो टाइप का होगा, ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट या सर्विस अकाउंट ऑल्सो। ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड। तो हमेशा हमारा ट्रेड क्या रहता है? मोस्टली डेफिसिट में रहता है, लेकिन किसी के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है। वो कौन सी कंट्री है? हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएसए है क्या? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ये एक छोटा सा होमवर्क है, देख के आना। वैसे यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस कैसे है? हम यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट उसकी अपेक्षा कम कर रहे हैं। क्लियर जी? जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह बाहर पढ़ रहे होते हैं और यहाँ से जो अमाउंट उनको जाता है उनके एक्सपेंसेस के लिए जाता है या उन चीजों के लिए, तो वो भी ट्रांसफर्स में अकाउंट होता है? That will not be termed as transfers because that is a fee submitted in an institute there. Okay. तो मतलब But still the education part will, yes, that will be included because the money is going out from India. तो वो हमारे यहाँ से मतलब जा रहा है, तो कहीं मतलब उनके यहाँ तो प्रॉफिट मतलब एड ऑन होगा, एड ऑन इन देयर इकोनॉमी। ठीक है? देन इनविजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट में अगर आप बात करोगे तो क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स, ये जो ट्रांसफर्स होते हैं वो। ठीक है? इनविजिबल अकाउंट जो दिख नहीं रहा सर्विसेज में। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करोगे तो जैसे फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चार्ज पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जगह रेंट पे ली है तो उसका आप रेंट पे आउट कर रहे हो, जो लेबर आपने एम्प्लॉय की है उनका वेजेस पे करना है, अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ओवरऑल यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑन योर बिजनेस। नेक्स्ट, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फॉर से आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर क्या कर रहा है? इंडिया में बैठ के आप यूएसए का काम देख रहे हो, आप किसी और कंट्री का काम देख रहे हो, केपीओज, बीपीओज या ट्रैवल एंड टूरिज्म या कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी क्या है? नॉन फैक्टर सेगमेंट में, दैट इज आईटी रिलेटेड सर्विसेज। अगर कोई भी चीज आईटी से रिलेटेड है तो वो किस में आएगा? नॉन फैक्टर में आएगा। और फैक्टर ये चार ही होंगे जिसके बेस पे फैक्टर सर्विसेज होंगे। ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे। करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स की बात करोगे तो क्या है? करंट ट्रांसफर्स में मैंने बताया फॉरेन रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स ऑफ द करंट ईयर। अब ट्रेड अकाउंट बैलेंस करने के लिए क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये बताइए, जब हमारा इंपोर्ट तो ज्यादा है, वी आर नेट इंपोर्टर, राइट? एक्सपोर्ट क्या है? लेस है, तो हमारे साथ सीन क्या होगा? हम किस उसमें आएंगे? ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट? डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट में आएंगे। ट्रेड में घाटा ही तो हो रहा है, डेफिसिट मतलब घाटा, सरप्लस मतलब फायदा या मुनाफा। तो हमारा एक्चुअल में भी क्या चल रहा है? ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। देन इनविजिबल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए क्या है फॉर्मूला? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसीट्स माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, you just need to know what includes what because this is from core economy, so आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। देन इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो डाउन हुआ है शार्पली इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2022 एंड 2023, $1.3 बिलियन मॉडरेट ट्रेड डेफिसिट और रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट। 2 पॉइंट्स हैं। जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो क्या हुआ है? डाउन हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, दैट्स अ गुड साइन।
कैसे बढ़ा? मेक इन इंडिया। टू सम एक्सटेंट यस, बट लार्जली इसकी वजह से नहीं बढ़ा है। इंपोर्ट भी रिड्यूस हुआ क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल, और वी कैन ऐड ऑन PLI स्कीम्स, इंसेंटिवाइज किया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, जिसकी वजह से भी। थर्ड पार्ट PLI is also वीट, PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो डोमेस्टिक चीज़ों को प्रमोट करते हुए, तो आपको उस पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा। PLI इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। मान लो हमने वीट एक्सपोर्ट किया, अदर फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए, तो ये सब आगे हेल्पफुल होगा, ठीक है। देन Q4 CAD ड्रॉप टू 0.2% ऑफ GDP, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। Q4 में CAD कितना पहुंच गया? 0.2%, ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं कि क्वार्टर 4 में CAD ड्रॉप टू 0.2%, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मतलब मान लीजिए हमने जो इंपोर्ट किया वो $10 का था, एकदम सिंपल समझते हैं। हमने जो एक्सपोर्ट किया वो $9.8 का था। सो Q4 में CAD ड्रॉप कैसे हुआ, अब समझो। एक्सपोर्ट कितना था? 9 इधर देखो बच्चा, एक्सपोर्ट कितना था? $9.8 का। इंपोर्ट कितने का था? $10। अब 10 माइनस 9.8 करोगे तो कितना आएगा? 0.2। बट ये ठीक इसका उल्टा होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 9.2 माइनस, ठीक है, तो ये क्या होगा? -0.2 आएगा। तो -0.2 क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, नुकसान चल रहा है, मोटा मोटी नुकसान चल रहा है। बट टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रीज को डेवलप होने के लिए और चीज़ों के लिए एक लेवल बना रहना चाहिए CAD का भी। तो मतलब हम मतलब फॉर एन इकोनॉमी इट इज बेटर टू बी अ बिगर एक्सपोर्टर एज कंपेयर्ड टू बीइंग एन इंपोर्टर। You can say, for example, China. We can take the example of China. Why China is such a big economic power now? Because its exports are much higher than its imports. Clear? आगे बढ़े यहां से। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट समझ में आया? विजिबल और इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट क्या है? गुड्स में ट्रेड, और इनविजिबल अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो सर्विसेज में ट्रेड की बात होगी, रेमिटेंसेस की बात होगी। क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट को देखो क्या है। कैपिटल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और एक अच्छी बात यह कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में ही रहता है, और उसी की वजह से हमारा जो ओवरऑल BOP है वो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं जाता है। खैर कुछ रिमिशन ओमिशन भी करते हैं हम। अब जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आ सकती है, FDI और FPI के माध्यम से। व्हाट इज FDI नाउ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कोई और कंट्री हमारे यहाँ मतलब ट्रेड पे इन्वेस्ट करती है। जब भी इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% ऑफ द अमाउंट होगा या 10% ऑफ द शेयर होगा तो वो क्या कहलाएगा? FDI कहलाएगा। ठीक है, वेदर इट इज इन फाइनेंशियल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म। So 10% of द टोटल शेयर, मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोल रहे हैं, उसमें अगर 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आता है, सो दैट इज FDI। अगर 10% से कम का आएगा तो वो कहलाता है FPI। और यूजुअली आप यहाँ पे कहाँ पे निवेश करते हो? शेयर्स में करते हो उनके। FPI को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म इसलिए बिकॉज जब भी आप निवेश करोगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में तो वो लॉन्ग टर्म ही होता है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। दूसरा, यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू या अन्य मार्केट्स के थ्रू निवेश करते हैं। क्लियर? एफडीआई, एफपीआई। अब एफडीआई जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में है, जैसे हमारा एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में है, मल्टी ब्रांड रिटेल में है, कुछ होलसेल मार्केट्स है। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। वॉलमार्ट क्या है? एक तरीके से मल्टी ब्रांड रिटेल या होलसेल मार्केट की तरह से ही तो है। देयर आफ्टर चेन्स है, जैसे 24/7 है या कोई और चेन है। 24/7 इज माइट बी एन इंडियन चेन, बट वैसी कोई और चेन हुई फॉरेन की, वो इंडियन चेन के साथ कर सकती है। कैरी फूड करके भी कुछ आया था। कैरी फूड है, इजी डे है, देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देखते हो, आपने देखा होगा पीएनबी के साथ मेटलाइफ है। मेटलाइफ फॉरेन प्लेयर है इंश्योरेंस का, जिसने पीएनबी के साथ वेंचर किया, ठीक है, जेवी किया। कैसे किया? एफडीआई के तहत या अन्य माध्यम से किया। क्लियर? इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच यू कैन टेक। मारुति सुजुकी का हो गया। एफआई इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं आप, या फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, एफआईआई। क्लियर? इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्यूएफआई होता है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये वो कंट्रीज के लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं लिस्ट में कि यहाँ से जो भी पैसा आ रहा है वो क्लियर और सेफ है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है या कोई और नहीं है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटरी नोट्स का। पी नोट्स क्या होता है? जो फॉरेनर है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा पार्टिसिपेटरी नोट्स का। ये पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे लेगा? क्यूएफआई से। और ये क्यूएफआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेनर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, मान लो बीएससी है, एनएससी है, यहाँ पर शेयर्स खरीदते हैं ऑन देयर बिहाफ। क्लियर? इन सबको रेगुलेट, मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था, उसका नाम क्या है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कोड से, जैसे ब्लैक, ग्रे और वो देता है डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड आल्सो टैकलिंग द सिचुएशन लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफीट करेंसी और बाकी सारी चीजों के लिए। क्लियर? वापस आ जाते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आएगा एफपीआई, एफडीआई विच इज इन सरप्लस, बिकॉज इंडिया के पास हाईएस्ट एफडीआई आ रहा है, एक तरीके से वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई आ रहा है इंडिया में। सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है? यूएसए में आता है। जी बताएं। जैसे एफडीआई अगर आ रहा है तो उसको कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन होता है? क्या रीजन होता है बताओ? सोचो क्या रीजन होगा, किसी देश में निवेश क्यों आएगा? फ्रेंडशिप। पाकिस्तान सबसे अच्छा दोस्त है यूएस का, बट एफडीआई नहीं आ रहा है। What any company wants? उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी वहां जाएगी, या जहां पे कम प्रॉफिट होगा? जहाँ पे ज्यादा होगा। गलत पॉइंट। सोचना क्यों, दिमाग लगाओ, क्यों गलत बोला तुमने? ये सिर्फ कंजम्पशन सेंटर हो सकता है, ये बनाकर और भी जगह तो जाता है ना। किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरी चीज है वो, उससे पहली चीज। वहाँ क्या अर्थव्यवस्था, फाइनेंस। और सोचो, इकोनॉमिक्स के 3 पिलर्स हैं, और वो 3 पिलर में जो भी चीजें होंगी वो किसके बेस पे होंगी? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कब करोगे? व्हेन देयर इज कंजम्पशन। या आपको लग रहा है कि कंजम्पशन ज्यादा होगा? आखिर इंडिया में लोग एफडीआई को लेकर के इंटरेस्टेड क्यों हैं? बिकॉज पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स
इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड मार्केट जो है वो ग्रो हुई है काफी। क्यों ग्रो हुई है? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी है। इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, इट इज मोर रिलायंट ऑन कि कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है। इसलिए वहां पर चीजों के बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबको यही लगता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम है तो हिंदुस्तान की कंपनी होगी, बट इट इज नॉट। ये मैं छोटे कामों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहर के लोगों को तो पता है कि HUL क्या है। वो सब चीजें इवन एवरी सेकेंड प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग इन द FMCG मार्केट अलग अलग ब्रांड नेम के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बना रहा है वो। यूनाइटेड किंगडम की यूनिलीवर्स लिमिटेड द मेन कंपनी इज नेम, बट हिंदुस्तान में आइए तो क्या नाम रखा है सब्सिडरी का? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेवल। डेफिनेटली यस, बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट मोनोपोली में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपने देखा है कि आपको कभी स्ट्रॉन्ग टीथ की जरूरत है तो आपको कोलगेट यूज करना चाहिए? बट क्या आपने ये देखा कि क्लोजअप और कोलगेट बना कौन रहा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। सिंपल, दीज आर द मार्केट गिमिक्स कि हर तरफ से प्रोडक्शन में अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू काम हम ही कर रहे हैं, बट दिखा हम ऐसा रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। layman would not know. एग्जैक्टली तो पॉइंट यहां पर यही है कि कंजम्पशन बेस्ड मार्केट तभी होगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये स्टेबिलिटी दो तरीके से है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंट्री की स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, और कंट्री की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कंट्री कोई इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं झेल रही है। फॉर से पाकिस्तान या टू सम एक्सटेंट श्रीलंका, टू सम एक्सटेंट ग्रीस, वहां पर लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहेंगे? बिकॉज कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और पैसे वापस आने की या रिटर्न आने के चांसेस आर वेरी लेस। दूसरी बात, सेफ्टी। इंडिया में जब भी कोई बड़ा वेंचर होने वाला होता है तो जम्मू कश्मीर या किसी इलाके में धमाका हो जाता है। अगर आप एक पूरी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट जस्ट अ वॉर, इट इज नॉट जस्ट अ विरोध, देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्स्ट इफ यू डिग डीपर इनटू इट। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे इंडिया में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया है और अचानक से यू कम टू नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर और टू सर्टेन एक्सटेंट इन अदर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मणिपुर में हो रहा है, अगर हम मणिपुर की बात करें, व्हाट वाज द इशू? रिजर्वेशन, टेकिंग मैते टू ST शेड्यूल्ड ट्राइब का उनको दर्जा देने की बात होगी। ओरिजिनली क्या है? OBC हैं। दे आर द ओल्डेस्ट पीपल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल फ्रॉम मणिपुर इटसेल्फ। दूसरी तरफ कुकी ट्राइब है, हु इज ऑल्सो एन एंशियंट ट्राइब देयर, जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हैं। मैतेई के साथ क्या है? ऑलमोस्ट मोर देन 60% है और लैंड होल्डिंग केवल 10% है। एंड दे आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, इम्फाल और नियर बाई एरियाज में ही लिमिटेड भी। अभी सिचुएशन क्या है? मैतेई कुकी को मार रहे हैं, कुकी मैतेई को मार रहे हैं। हॉरिबल वायलेंसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट। मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के साथ करें, कुकी समाज के लोग मैतेई समाज के साथ करें। अब यहां पर दो पॉइंट्स आएंगे। ये फाइट क्यों हो रही है? इज इट अ रेशियल फाइट? रेस की फाइट है क्या? ये रेस की फाइट है क्या? ये अधिकारों की फाइट है क्या? ये रिजर्वेशन की फाइट है? क्या है ये? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। And what is being portrayed at international media as well as world media, that is also the concern. Apart from it, the major concern, how they are getting this much of arm and ammunition.
Everybody is safeguarding their houses with big guns. Is it possible in a country like India, the people who are not having proper enough means to eat, they are having guns, they are having different ammunitions? How is it possible in case of Manipur and other segments? अब यहाँ पर आपको एक जो थ्योरी आ रही है, रोल ऑफ चाइना, टू सम एक्सटेंट म्यांमार में जो रिबेल ग्रुप्स हैं, और रिबेल ग्रुप्स विद इन द 7 सिस्टर कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट में, नॉट नक्सल्स आपके इस तरफ हैं, जो इंडिया का नीचे का सेगमेंट है, जो पूरा रेड कॉरिडोर कहलाता है, आंध्रा, ओडिशा, टू सम एक्सटेंट तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला इफ वी शुड से, और थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बिहार में हम कह तो रहे हैं, क्लेम तो यही करते हैं कि अब नक्सल्स नहीं है, बट नक्सल्स आर एक्चुअली हियर इन दिस बेल्ट, जो आपका एक तरीके से 7 बनाएगा। वो जो इधर ऊपर की तरफ है, अगर हम इसकी बात करें तो दे आर मेनली द पीपल who have either not accepted the accession to India post independence, or the people who want certain set of rights for their own selves. अब यहाँ पे इसको थोड़ा इतना खींचने का मतलब सिर्फ ये है कि एक तरफ वी आर आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, दूसरी तरफ वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या इमेज बन गई है, not just women, another part minorities. Why minorities? Because Kuki tribe क्या है, Christian है. But what is the main issue? Who started this? The Kuki tribe itself. Reason behind, मैतेई को reservation दिया. I am not supporting any kind of violence, but every action has its reaction. That is a very simple logic of science and very clear-cut evidence of science also. It is not happening. There are so many videos which have not been shared yet, but more than 100 incidences have happened where crime against women has happened in Manipur this time, which is very shameful for a country like India, where we say कि हम नारी की पूजा करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं. खैर, it is just about Manipur. ऐसा बहुत कुछ पूरे देश में चल रहा है, and due to that, women are not safe in India. What it shows जेंडर क्राइम्स इंडिया में बहुत ज्यादा हैं. द इंटरनेशनल पिक्चर इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट द केस, बट द इंटरनेशनल पिक्चर इज पोर्ट्रेइंग दिस इन द एंटायर मार्केट. ऐसा नहीं कि ये नहीं है, वी आर वेरी साफ सुथरा पीपल, ऐसा हो भी रहा है, बट द एक्सटेंट पीपल आर शोइंग इज डिफरेंट. जो ग्रेविटी है सिचुएशन की वो अलग है. यहां पे कोई क्रिश्चियन या माइनॉरिटी का एंगल था ही नहीं विद कुकी ट्राइब, बिकॉज यहां पे जो एंगल था वो राइट्स को लेकर के था, और लैंड राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के ज्यादा था, बिकॉज एसटी में आने के बाद दे विल बी गिवन सम लैंड्स जो ज्यादातर किसके पास है, कुकी ट्राइब के पास है, और टू सम एक्सटेंट नागा ट्राइब के पास है. बट इस पिक्चर से क्या है, मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि इंडिया में पार्ट्स में सिविल वॉर चल रहा है. So you can add on different context, and as per the convenience of different countries, you can show India is a highly unstable country with such things. What this will do on economics perspective, ये आपकी जो investments हैं उनको reduce करेगा. For example, इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होने वाला था, उसी समय उरी अटैक हुआ, और जो सेना के जवानों पे अटैक हुआ था पुलवामा, वो उस ड्यूरेशन में हुआ था. उसके थोड़ा और पहले जाओगे तो पठानकोट के टाइम जो हुआ था वो भी यहीं से हुआ था. बट अनदर पॉइंट, व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लिमिट इट टू अ प्लेस. एग्जैक्टली, ताकि वो ये दिखा सके कि हमने इसको लिमिट किया है एक जगह तक, बाकी कंट्री में थिंग्स आर बेटर एंड सेफर. आज के 10 साल 12 साल पहले चलेंगे तो इट वाज मच इजियर फॉर देम टू इवेट दिल्ली, टू कम टू दिल्ली, टू डू सम ब्लास्ट इन दिल्ली. बट
जब से पोस्ट मुंबई अटैक अगर मैं मेनली बोलूं तो 2009 के बाद से हमने अपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि ये चीजें धीमे धीमे डिक्रीज होने लगी टू अ लार्जर एक्सटेंट। बट स्टिल अब एक एग्जांपल बंगाल का ले लो, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस। अब हर जगह चाहे वो मणिपुर हो या बंगाल हो, वायलेंस से निपटने की ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। एंड दोनों जगह गवर्नमेंट फेल हुई है, एंड दैट टू वेरी चीप स्टेटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर कि इतना ही तो किया है और क्या किया है। They have again did the same thing what happened in Manipur. Only difference was this time those were women and वहाँ पे there were men who have made that nude parade thing. Still give lame. So this lame excuse whether from any government, we are not supporting any government, but the only point is कि modesty of women and the respect towards women has gone to another level now. And that this whole thing brings India into a situation of appear to be in a situation of civil war, which reduces the investments. So that This may. impacts us economic aspect. रादर सिविल वॉर की जगह अनस्टेबल बोलो वो ज्यादा अच्छा है। द कंट्री विच इज अनसेफ एंड अनस्टेबल एट द सेम टाइम। बट स्टिल इंडिया के वेरियस एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया में एफडीआई आ रहा है। इंडिया इज इन बेटर पोजीशन। आगे दैट वाज अ ओवरऑल जनरलाइज पिक्चर कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच मेक्स इन्वेस्टमेंट बैड और गुड एट द सेम टाइम। एक और चीज है वहां पर, जो गवर्नमेंट प्लस वहां का जो रिजर्व बैंक है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के चीजें क्या चल रही हैं वो है, प्लस जो वहां की करेंसी है। मेजर फैक्टर्स क्या होंगे? लेबर, रेंट, कॉस्ट, क्लियरेंसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब कैसा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें। अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद हो, जो मैंने शायद पढ़ाया भी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सारे पैरामीटर्स उसको गवर्नमेंट ने कर्व करने की कोशिश की है। अब यहां पर तुम मेक इन इंडिया को जब मैं पढ़ा रहा था तो मेक इन इंडिया में क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पार्ट था, स्किलिंग द लेबर एक पार्ट था, लेबर रिफॉर्म्स एक पार्ट था, उसके अलावा इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए विद इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड एक्विजिशन बिल हो गया या और कोई चीजें हो गई। सो थिंग्स वर मेड इजियर फॉर देम। The reduction of red tapeism also falls into this. Yes. FDI बढ़ाना, that was also a part of it. ठीक है, तो this was ज्ञान। Now let's go to the more ज्ञान। करंट अकाउंट एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई क्लियर कर दी। लोन के बारे में बात करोगे तो सोवरेन और कॉमर्शियल। सोवरेन मतलब गवर्नमेंट का लोन, कॉमर्शियल मतलब प्राइवेट सेक्टर का लोन। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट कहती है ना सोवरेन डेट, द डेट ऑन द गवर्नमेंट। एक्सटर्नल असिस्टेंस दो तरीके से लेते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है जो प्राइवेट सेक्टर या कोई स्टेट या इवन गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्शंस में बाहर से जो लोन लेती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई करार किया या किसी और के साथ कोई करार किया, वहां पर लोन का कॉन्टेक्स्ट, सो दैट विल कम अंडर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एनआरआई डिपॉजिट्स, वी ऑल नो कि जो एनआरआईज डिपॉजिट करते हैं विद इन द इंडियन बैंकिंग चैनल एंड अदर चैनल्स, एंड सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, दैट इज वन मोर थिंग। ठीक है, एनआरआई अकाउंट्स में रेमिटेंसेस आएंगे, डोनेशंस आएंगे, गिफ्ट्स आएंगे, ये भी सरप्लस है, ये भी सरप्लस है। तो कैपिटल अकाउंट से ज्यादा नहीं पूछेगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट है, पता हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये पता होना चाहिए। एनआरआई डिपॉजिट, ईसीबी, ये एक्सटर्नल असिस्टेंस, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, ये सिर्फ किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? कोई सवाल समझ में आया बेटा? राज, कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल पेमेंट्स। अब ये क्या होता है बताओ भाई? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट क्या होगी नैन्सी? Asset रिड्यूसिंग, debt क्रिएटिंग। क्लियर? कैपिटल पेमेंट्स में क्या होगा?
जो आपका डेट रिड्यूस कर रही हो या एसेट बढ़ा रही हो। सिंपल, क्लियर? क्या है आगे? ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिव आइटम एक पार्ट होता है, बट लीव इट, लीव इट, लीव इट एंड लीव इट। कुछ समझ में आया? चलो, ऑटोनोमस आइटम्स, वो आइटम्स विच आर ऑटोनोमस, जिनका दूसरे के ऊपर और दूसरों की वजह से कोई प्रभाव ना हो। प्रभाव इन द सेंस डिपेंडेंस ना हो, निर्भरता ना हो, वो आइटम्स क्या कहलाते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स कहलाते हैं। एकोमोडेटिव आइटम वो होते हैं जो टू एकोमोडेट सर्टेन पर्पस उनके लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीओपी के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे माइनस ऑटोनोमस रिसीट। ऑटोनोमस रिसीट का मतलब ये है कि जो स्वतंत्र रिसीट है या एक्स्ट्रा वो है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। खैर, आप ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप ये समझें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? फॉरेक्स समझते हो क्या होता है? जो फॉरेन अमाउंट, वो फॉरेन करेंसीज में मौजूद होती है। फॉरेक्स दो शब्दों से बना है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ईशान अभी रिसेंटली यूरोप गए थे आप, तो यूरोप की ट्रिप से आपने कुछ यूरो अपने पास रखे हैं, फॉर से 3000 या 4000 यूरो आपने रखे हैं, अब आपको उसे रुपए में तब्दील करना है, ठीक है? तो जो 3000 यूरो है, एक यूरो की अगर मैं बात करूं तो एक यूरो तकरीबन 90 रुपए के आसपास होगा फॉर से। तो 9 गुणे 3 क्या कितना हुआ? 27 हुआ। एक जीरो और बढ़ा लो, तो ईशान के पास अभी कितने हैं? 2,70,000 रुपए हैं। तो भाई कल मुझे तुम 1.5 लाख रुपए दे देना, ठीक है? ये पैसे फॉरेक्स के थ्रू एक्सचेंज करवाना और वो दे देना। खैर, मजाक की बात अलग हुई, अब पॉइंट पे आते हैं। इंडिया के पास जो फॉरेक्स है वो तकरीबन 573 यूएस बिलियन डॉलर्स का है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है? 573 बिलियन डॉलर। ये 573 बिलियन डॉलर ये दर्शाता है कि इंडिया को अगर कुछ भी ना हो, इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, तो भी इंडिया 11 महीने तक का इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है। इंपोर्ट मतलब जो भी वस्तुएं आ रही हैं उनका पैसा पे कर सकता है इस फॉरेक्स से। दैट शोज कि कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है? अच्छी है, और हमारे पास एडुकेट फॉरेक्स है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 2022-23 के लिए वो कितना है? 2% ऑफ द जीडीपी है। दैट इज ऑल्सो इन अ गुड लिमिट। गुड लिमिट कहने का मतलब यह है एडजस्टेबल लिमिट में, डिजायरेबल लिमिट में। कंपेयर्ड विद अ डेफिसिट ऑफ 1.2% फ्रॉम 2021-2022। अब ये बताओ 21-22 में 1.2% क्यों रहा होगा? क्योंकि काफी कुछ इंपोर्ट करना हमने कम किया हुआ था और एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, जैसे कि वैक्सीन, मेडिसिन और एक्सटर्नल हेल्प्स, ठीक है? देन वी आर इन अ कंफर्ट जोन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो कंफर्ट जोन है वो क्या है? 2 से 3% का है। अब यहीं पे यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया था। यूपीएससी का क्वेश्चन ये बन गया था कि रिसेंटली द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज इन सरप्लस, इज इट? अगर अभी ये स्टेटमेंट आए तो डेफिसिट में है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? डेफिसिट अगर 1.2% है तो ये हमारे लिए बेटर है या डिजायरेबल है? फॉर ए डेवलपिंग कंट्री, आप समझिए सीधा कॉन्टेक्स्ट। सी, डेवलपिंग कंट्री के पास क्या नहीं है? रिसोर्सेज की भारी कमी है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे? एस्केलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे दाल के प्राइसेस एस्केलेट किए, टमाटर की प्राइसेस एस्केलेट कर चुके हैं, 200 भी पहुंच गया था बीच में। तो अब क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है? टमाटर को सब्सिडाइज, टमाटर लिखते हैं ना, सब्सिडाइज उसमें बेच रही है। दाल को क्या कर रही है? दाल का इंपोर्ट कर रही थी। फिर इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट बिल कम हो, गवर्नमेंट ने पूछा जो यहां पर है,
IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया। वहां से उन्होंने दाल की एक वैरायटी डेवलप की, पूसा समथिंग करके, और उससे क्या हुआ, जो दाल की पैदावार थी वो कम समय में, पहले दाल की पैदावार कितना टाइम लेती थी, एनी आइडिया? 6 महीने 6 months ऑलमोस्ट, उसको कम किया 3 से 4 महीने में। अब जो पौधे हैं वो छोटे पे ही हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आपने कभी भी दाल की खेती या वो देखी होगी तो पौधे ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं। इफ यू हैव एवर बीन टू विलेजेस, वन मस्ट विजिट विलेज फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days। वहां जाएं, वहां का रहन सहन और वो देखें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो लोग राजस्थान के रेतीली जगहों से आते हैं उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा राजस्थान में। मिलेट्स मिलते हैं सर, बहुत मिलेट्स। वेरी गुड फॉर हेल्थ, दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। राजस्थान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ड्राइएस्ट प्लेस को हमने एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया है विद प्रॉपर चैनल ऑफ इरिगेशन। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व की बात करो, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व सब बता चुका हूं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो, वरना तुम लोग कहोगे कि सर हमारा 1 रुपए बच गया आपके पास, आपने सही से पढ़ाया नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज नथिंग बट इट इज एसेट डिनोमिनेटेड बाय अ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल डॉलर्स, किसी और कंट्री की मनी। अब चाइना का चिंग चोंग चुंग जो भी होता होगा, देन दे आर हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व जो इज नॉट नेसेसरली जस्ट डॉलर्स, इट कैन बी इन एनी करेंसी। It can be not in any currency, it should be in the internationally accepted currencies जो है डॉलर मेनली डॉलर ही होता है, बिकॉज डॉलर इज 88.3% इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी मोस्टली पीपल यूज। अभी क्या हो रहा है, अभी हम अपनी अपनी करेंसीज में एक दूसरे से वो करने की बात कर रहे हैं, जहां पे इंडिया ने भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात की है, जहां पे इंडिया का केवल 2.6% शेयर इसको बढ़ाने की बात सोच रहा है, सो डेट ये जो ट्रेड बैरियर्स और बहुत सारे इश्यूज आते हैं वहां पर थोड़ी सी कमती है। दे में इंक्लूड फॉरेन करेंसीज, ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज के बॉन्ड्स भी, ट्रेजरी बिल्स भी और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी। फॉर से यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स होंगे या बॉन्ड्स होंगे उसमें भी निवेश कर सकते हैं आप। एसडीआर में भी करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है। अब देख लो क्या क्या कॉन्सिस्ट करता है। पहली चीज बैंक डिपॉजिट, दूसरी चीज गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद आईएमएफ, ये कोई करेंसी नहीं है आईएमएफ की, बट दिस शोज द कोटा एंड ऑल। रिवर्स ट्रेंच पोजीशन, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इट इज अगेन विद द आईएमएफ। फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे पार्ट है किसके, फॉरेक्स रिजर्व के। सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज रिलेटेड टू, सिंपल, बिकॉज उनको भी पता है कि बच्चा यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएगा, यहां उसको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, वही काफी। क्लियर? एसडीआर समझ में आ रहा राजा आपको? ठीक। SDR is an international reserve asset created by IMF in 1969. Value of SDR is based on basket of 5 currencies. ये याद रखो, but it is not any currency of IMF, ये ध्यान रखना। ये वोटिंग राइट्स और उसके लिए होता है जिसको यूटिलाइज करते हैं, और ये बास्केट ऑफ करेंसीज में डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन, पाउंड स्टर्लिंग ये आते हैं। ये ना ही कोई करेंसी है ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ पे, बट ये पोटेंशियल क्लेम ये दिखाता है कि फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर्स की बात करता है, जिसकी जितनी ज्यादा वो होगी एसडीआर होगी उसके पास उतने चांसेस होंगे कि वो इन करेंसीज को यूटिलाइज कर सकता है। Does IMF has permanent members? No, I'm talking about United Nations permanent members. Who are permanent members? Tell me.
यूएस है, फ्रांस, जापान और ठीक है। So this is just for my understanding. but they are the most internationally recognized currencies जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड होता है। गेट इट? पे पॉइंट्स ये याद रखो, करेंसी नहीं है, क्या क्या इंक्लूड होता है। एक्सचेंज रेट, अगला टॉपिक। विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes एंड देन विल रीस्टार्ट विथ एक्सचेंज रेट। बात करेंगे अब, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज प्राइस एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू और एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। यू शुड डू एन, यस, खत्म है वो, उसमें क्वेश्चंस ही नहीं मिले सर। यू वोंट गेट क्वेश्चंस। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। एक्सचेंज रेट इज प्राइस एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू और एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस सुना होगा आपने। वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में क्या होता है, फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं या कोई इंडिया बाहर से आया है, उसको पैसे वो कराने, एक्सचेंज कराने, तो वो क्या करेगा, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जाएगा कि भैया देखो हमारे पास इतना है, ये हमको एक्सचेंज करना। बट उसकी भी लिमिट होती है और उसकी लिमिट के साथ कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं, एडिशनल चार्जेस कटते हैं वो आपको जो पैसा मिलता है। ऐसे बहुत सारे वो हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से फॉरेन जा रहे हो तो देयर इज समथिंग लाइक टाइम्स करके एक वो है संस्था है, और भी संस्थाएं जो ये काम करती हैं। एक पहले नहीं है जो थॉमस क्रुक, थॉमस कुक या क्रुक जो भी नाम है, तो ये बच्चे आज के सर वो ठगी करते हैं पर क्रुक नहीं है। ठगी करते हैं। क्रुक मीन ठग, तो वो ठगी तो हैं, वो क्या करेंगे पर नाम कुक है। वर्ल्ड में, या आई टुक द नेम इंटेंशनली, रीजन बीइंग, फॉर से 91 रुपीज मिल रहे हैं 1 यूरो के, वो बोलेंगे सर हम आपको 89 रुपीज ही देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्सचेंजेस चल रहे हैं, ये चल रहा है हमारा कुछ कंडीशन, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 रुपए की ठगी कर रहे हैं वहां पे। तो दे आर नॉट, खैर मजाक था ये, दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, दे गो विद द रेट्स वॉट एवर इट इज हैपनिंग, और उसके अकॉर्डिंग रखना है सब कुछ। देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वी आर इन अ क्लास, सो नाउ वी नीड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम क्या है वो समझना है पहले। कंप्लीट इंटरवेंशन ऑफ अथॉरिटी, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अथॉरिटी क्या करता है। अब जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो जो $1 था वो जब इंडिया आजाद हुआ तो तकरीबन मान लो 4 रुपए के बराबर था, तो इसको गवर्नमेंट ने 1971 के आसपास 25 रुपए किया, 25 भी नहीं किया होगा और कम ही किया होगा, 15 रुपए मान लो किया। फिर 1994 में किया, इसको 25 रुपए कर दिया 1992 में, और फिर इसको फ्लोटिंग कर दिया। फ्लोटिंग का मतलब हुआ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट में जैसे डिमांड सप्लाई आएगी उसके हिसाब से रुपया गिरेगा और या बढ़ेगा। तो रुपया गिरते गिरते आज की डेट में कहां पे आ गया, 82 रुपए पे आ गया फ्रॉम 25 इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कुछ समझ में आया? अब भी कुछ कंट्रीज हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। कुछ कंट्रीज फॉलो करते हैं, लाइक चाइना। चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करता ताकि उसके एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो, गुड्स चीपर हो जाएंगे ना फॉरेन करेंसी की उसमें। फॉर एग्जांपल, पहले आपको $1 के लिए कितना देना पड़ रहा था, 70 रुपए, आपने डेप्रिशिएट कर दिया, डेप्रिशिएट करने से क्या मान लो 74 रुपए कर दिया, कीमत किसकी बढ़ गई, डॉलर की। डॉलर की कीमत क्या बढ़ी, अब आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो सामान भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ पाए? तो वो यहीं पे, अब यहां पर क्या है, कंप्लीट इंटरवेंशन होगा। फिक्स्ड में, फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट फोर्सेस है। बट इंडिया के बारे में कहा जाता है कि हम डर्टी फ्लोट की पॉलिसी यूज करते हैं, डर्टी फ्लोट की या मिक्स फ्लोट की। डर्टी फ्लोट या मिक्स फ्लोट का इंडिया पे तमगा इसलिए लगाया जाता है कि एट टाइम जब आप देखते हो कि रुपए बहुत तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा होता है, एक इनविजिबल हैंड आता सपोर्ट करता है। वो इनविजिबल हैंड कौन है, आरबीआई।
आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स डालता है जिसकी वजह से रुपया थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए, अप्रिशिएट कर जाए, या जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाए मार्केट की। ठीक है, तो ये जो डर्टी फ्लोट यूज करना है, इज दिस मतलब बैड थिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बैड थिंग है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है ना। अगर रुपए की कीमत लगातार गिरती रहेगी तो चीजें इंडिया में महंगी होती जाएंगी, दैट इज अगेन इन्फ्लेशनरी। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 2021 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का प्रीलिम्स का। इसमें कुछ नहीं है, ये समझो, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करोगे, एक्सचेंज रेट है एक करेंसी का अगेंस्ट में बास्केट ऑफ करेंसीज के उसमें, और उसी को हम नील कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। फॉर एग्जांपल 4-5 थी फॉरेन करेंसीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी, और एक इंडियन करेंसी हो गई, इनका कंपेयर करके इन पांचों के एवरेज का और एक रेट एक्सचेंज निकाल दिया, वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ में आया? कुछ नहीं आया, दिमाग से ऊपर गया, बोलो तो समझो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो अब में से 10 बार पूछो, ठीक है ईशान? यस सर। तो आओ 10 बार पूछो फिर। अरे एक बार तो समझो। नील, रुपया है, रुपए को जब डॉलर में बदलना है तब क्या आ रहा है? 82 रुपए 1 डॉलर। इसी रुपए को यूरो में बदलना हो 1 यूरो में, तब क्या था? 90 रुपए के आसपास। ठीक है, इसी डॉलर को रुपए को 1 येन में बदलना होगा तो मान लो कुछ x रुपए होगा, वहीं पाउंड स्टर्लिंग में बदलना होगा तो कुछ y रुपए होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग रेट हैं, लेकिन एक जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का एक वेटेड एवरेज निकालेंगे। किसका? जो पांचों करेंसी थी, यूरो हो गई, येन हो गई, पाउंड स्टर्लिंग हो गई, एंड यूएस का डॉलर हो गया, या किसी और का कुछ हो गया। ठीक है, इन सब का एक वेटेड एवरेज निकाला। फॉर एग्जांपल इस वेटेड एवरेज को निकालने के बाद 1 रुपए वेटेड एवरेज, सॉरी हाँ, वेटेड एवरेज का एक जो भी अमाउंट होगा वो 80 रुपीज के आसपास आया, तो ये 80 रुपीज क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। जी सर, बिकॉज डॉलर इज इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी क्या है? डॉलर है। A to Z कोई भी कंट्री है एक्सेप्ट जो कंट्रीज क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता लॉजिकली देखा जाए तो, या लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, हर कंट्री अगर अपने अपने करेंसीज में केवल डील करने लगेगी तो सबका एक बल्कअप हो जाएगा और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फॉर से मान लीजिए रशिया इंडिया के बीच में लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या इंडिया फ्रांस के बीच लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर वो सिर्फ अपनी करेंसी में डील करेंगे फॉर से इंडिया रुपए में और वो उनके यूरो में, तो क्या होगा कि इंडिया के पास केवल यूरो रहेगा, उनके पास रुपए रहेंगे, सो दे विल बी बाउंड टू डू द मार्केट विद ईच अदर ओनली, नॉट विद द अदर वर्ल्ड। बट मार्केट क्या बात करता है? फ्री मार्केट की, कोई डिस्टॉर्टिव मेजर की बात नहीं करता है। तो वहां पर क्योंकि यूएस एक सुप्रीम पावर बन चुका था, तो यूएस की हेजेमनी की वजह से और भी अदर रीजंस की वजह से जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डॉलर बन गई, ताकि ट्रेड भी इजी हो। अब जिसके पास डॉलर है वो कहीं से भी कुछ भी ले सकता है, डॉलर में ही डील करेगा इंटरनेशनल ट्रेड्स में। इंडिया की जो भी डीलिंग इंटरनेशनल ट्रेड में होती है वो डॉलर्स में होती है। बट अब कुछ कंट्रीज ने शुरू किया है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने, कि उसी की तरीके से अब हम भी करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना रशिया के बीच, इंडिया रशिया के बीच रूबल में डील करना, रुपीज में डील करना, इंडिया ईरान को रुपीज में डील करने का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है या किसी और कंट्री को दे रहा है, ताकि फ्रांस में हुआ है। पॉइंट क्या है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे का पॉइंट ये है ताकि जो डॉलर की एक स्ट्रांग वो है। अब क्या है, हमें नहीं पता कि यूएस के पास कितने डॉलर्स हैं, बिकॉज डॉलर इज बीइंग प्रिंटेड वेयर, यूएस की करेंसी है। तो इस वजह से भले यूएस आज की डेट में शायद नंबर 2 पे होगा डॉलर की अपेक्षा में, चाइना पहले पे होगा, बट फिर भी हमें नहीं पता बिकॉज यूएस हैज इट्स ओन करेंसी एज अ डॉलर।
इसी हेजेमनी को तोड़ने के लिए, इसी सुप्रीमेसी को तोड़ने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपने अपने उसमें डील करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ट्रेड का 88.3% डॉलर में ही हो रहा है। जैसे पहले पाउंड में होता था, जैसे पहले पाउंड में होता था, यूरो में होता था, फिर उनकी चीजें खत्म हुई बिकॉज दे वर द लिमिटेड मार्केट्स नाउ। यूएस बिकमिंग द मोस्ट सुपर पावर एंड बिगेस्ट मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है यूएस आज की डेट में। अब क्या है, जो चाइना का अपनी करेंसी है, ठीक है, उसमें भी मार्केटिंग लिमिटेड है। वो किसके साथ कर सकते हैं? नॉर्थ कोरिया के साथ कर सकते हैं फॉर से, या रशिया के साथ टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, या उन करेंसीज के एक्सटेंट में कर सकते हैं जिनके साथ उनके ज्यादा अच्छे टर्म्स हो। बट इंडिया विल नेवर डू इट विद द चाइनीज करेंसी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइनीज मैनिपुलेशन बढ़ सकता है कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमें जब उसको एक्सचेंज करना रहेगा तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। समझ गए पॉइंट? यहां पे बस इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो वो रीग हो जाता है, और कुछ नहीं है। कैप्चर्स इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज एंड इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल आटा भारत में कितने का बिक रहा है? 40 रुपए, 35-40 रुपए, और ज्यादातर आजकल लोग तो 50 रुपए भी बेचने लग पड़े। पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है? अगर कोई इंडिया टीवी वाला जर्नलिस्ट होगा तो बोलेगा 300 रुपए, कोई आज तक वाला होगा तो वो 350 भी बोल सकता है, कोई एनडीटीवी वाला सज्जन होगा तो वो शायद कहते 160-180 रुपए किलो बिक रहा है। 150 किलो होगा। और ईशान होंगे तो ईशान कहेंगे 150 रुपए बिक रहा है। ईशान थोड़े से लीनियंट हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ, दैट्स अ गुड थिंग, भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो 150 रुपए केजी। अब क्या है, ये इन्फ्लेशन दिखा रहा है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पे असर क्या पड़ रहा है? डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा होगी इंटरनेशनल करेंसीज के आसपास। पाकिस्तानी रुपया कह लो या पाकिस्तानी जो भी नोट है वो कितना होगा अभी? $1 200 पार है। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। अब जैसे इंडिया का 1 रुपए नेपाल के 16 रुपए के बराबर है, ठीक है, इसीलिए लोग नेपाल घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल सस्ता है। बट अब ये केवल मिथ है, अब नेपाल सस्ता नहीं है, अब नेपाल भी महंगा हो चुका है, नेपाल भी समझदार हो चुका है। हाँ बेटा, क्लास की बात चले जाना, कश्मीरी गेट से तुम्हें बस मिल जाएगी। Yes, you will get the bus for Nepal from Kashmiri Gate. Then indicator of BOP situation. That means to the border of Nepal, not Nepal. उसके बाद तो फिर आपको वही है कि नदी पार करके पुल से उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। अपनी गाड़ी से भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल। इंडिकेटर ऑफ बीओपी सिचुएशन। एक्सटर्नल डेट, भारत का एक्सटर्नल डेट कितना है? पढ़ो, $624.6 बिलियन। मतलब कितना हुआ? जीडीपी का 18.9%। ये डेट किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर कि आपके ऊपर? एग्जैक्टली, ये सरकार का डेट नहीं है, ये डेट पब्लिक डेट है। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, लेकिन भरेगा कौन, आप या सरकार? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। करंट कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल डेट देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका है? यूएस डॉलर का। बोला था ना सबसे ज्यादा होगा, 55.5%। कहने का मतलब ये है, ये जो $624.6 बिलियन है, इसमें 55% हिस्सा किसका है? यस, यूएस को नहीं देना, डॉलर में है। क्लियर? उसके बाद किस में है? रुपी में है, 29.8%। और बाकी अदर शॉर्ट टर्म में एसडीआर, युआन वगैरह में। ठीक है, सोर्सेस क्या हैं? ECB, NRI deposits and multilateral loans which we have taken from the multilateral institutions because of internet and connectivity at the same time. क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि इंडिया के जो भी बॉर्डर्स का जो एरिया है, सॉरी फॉर द नॉट, इट इज नॉट अ प्रॉपर मैप,
बट अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में चले, इंडिया के बॉर्डर एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में चले, जहां पे, pardon me for this because I'm not able to create it, something like this if we say, ये है वो स्ट्रेच जो बांग्लादेश से लग रहा है, इधर वाला भी स्ट्रेच, यहाँ पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे क्या है, आसाम है, टू सम एक्सटेंट यहाँ पे त्रिपुरा है। जब माइग्रेशन हुआ, उस माइग्रेशन से त्रिपुरा में क्या हुआ, आज की डेट में जो 2/3 पॉपुलेशन है वो रिफ्यूजी पॉपुलेशन है या माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जो बांग्लादेश से त्रिपुरा आई थी, और वहां की जो एक्चुअल पॉपुलेशन थी वो खुद ही माइनॉरिटी में हो गई है, 1/3 हो गई है। पहली चीज। आसाम के साथ क्या हुआ, 1971 आपको याद होगा, वॉर के पहले लैक्स ऑफ माइग्रेशन हुए और जिसकी वजह से एनआरसी आसाम में लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया था, बिकॉज 71 के बाद भी ये कंसिस्टेंट रहा लोगों का आना फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट लेवल्स। तो दैट इज अनदर पॉइंट, ठीक है। उसकी वजह से अभी इश्यूज चल रहे हैं आसाम में। अगर आपको 2013 का याद होगा कोकराझार वाला इशू, कोकराझार में मास वायलेंस हुई थी जिसकी वजह से वहां पे जो भी लोग काम वाम कर रहे थे वो लोग भी भागे थे, आसामीज वर्सेस नॉन आसामीज। अब ये वो प्लेसेस हैं जहां पर लड़ाई कभी भी नस्लीय नहीं है, इट इज मोर ऑफ एग्जैक्टली वन वर्सेस वन ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स, जो उनके राइट्स का इंक्रोचमेंट हो रहा है। वेस्ट बंगाल के साथ क्या इशू है, ममता दीदी के आने के बाद एक प्रॉब्लम हुई है, और दूसरी प्रॉब्लम ये जो सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं वहां पर या जो बॉर्डर पुलिसिंग है वो थोड़ी पुअर है और करप्ट भी है टू सर्टेन एक्सटेंट। ऑफिशियल नहीं है बट अनऑफिशियली है, बिकॉज जब बॉर्डर पुलिस स्ट्रांग नहीं होगी और ऐसा पोरस बॉर्डर है कि लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट द बॉर्डर पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, ये कही हुई बात है जो लोग एक्चुअली वहां से प्रॉब्लम हुई है। बॉर्डर एरियाज के पास मान लो यहाँ पे जो एक पॉपुलेशन था, उनको यहाँ पे इधर से लोग आए, दे हैव गिवन देम थ्रेट क्या, अपनी जान बचा लो, अपने घर वालों की जान बचा लो, बचानी है तो यू हैव टू लीव आउट योर प्लेसेस, यू हैव टू वैकेट आउट योर प्लेसेस, एंड विद दैट द प्रोपोर्शन हैज इंक्रीज्ड इन वेस्ट बंगाल, इन अदर पार्ट्स ऑल्सो, स्पेशली वेस्ट बंगाल में ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो जो एसएसबी वाला इशू है वो है ही है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो इस इशू पे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल है, एंड ड्यू टू दैट प्रपोर्शन जो है वहां पर जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन का है वो बढ़ा है, एंड गवर्नमेंट ने विद मींस, डिफरेंट मींस गवर्नमेंट ने दिया है। दैट इज द रीजन व्हाई वेस्ट बंगाल इज मोर criticizing against that NRP or NRC exercise which was about to happen, or the exercise like constitution amendment bill. रीजन उसके पीछे का सबसे बड़ा ये है कि एक सर्टेन सेट ऑफ पॉपुलेशन है और वो सर्टेन सेट ऑफ पॉपुलेशन अब कोर वोट बैंक का हिस्सा है। अब उस कोर वोट बैंक को गवर्नमेंट जाने नहीं देगी, because of them they are in power, because of them the threat politics is also happening a lot in Bangladesh, in West Bengal. अब जैसे कि हम बात करते हैं परसिक्यूशन की ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वहां पर ज्यादा हुआ था वेस्ट पाकिस्तान की अपेक्षा, जो करंट पाकिस्तान है। इसी वजह से यहां पर जो 14% पॉपुलेशन हिंदूज की थी, दैट हैज कम अराउंड 2 to 3% ड्यू टू मास परसिक्यूशन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन एंड अदर एक्टिविटीज। एक और थ्योरी है यहां पर कि इसमें से काफी लोग आसाम और वेस्ट बंगाल और टू सम अदर पार्ट्स भी माइग्रेट हुए थे उस दौरान जब ये सब चीजें हो रही थी, एंड आफ्टर पार्टीशन ऑल्सो। तो सिग्निफिकेंटली वो नंबर वहां पे कम हुआ है। पॉइंट यहां पर ये है विद द पॉपुलेशन, विद राइजिंग पॉपुलेशन, इट इज नॉट अबाउट हु इज कमिंग टू इंडिया, हु इज नॉट कमिंग टू इंडिया। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज whether this type of migration is encroaching the rights of the very people of India who have been apart from a very long time. उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, दैट इज अनदर पार्ट दैट इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अनदर पार्ट इज कि जो लोग माइग्रेट हुए हैं, जैसे कि आपने कहानी सुनी कि आई जस्ट फॉरगॉट द टर्म, दे आर मेकिंग सर्टेन सेट्स जहां पर लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है,
आसाम की बात करें अगर हम, तो आसाम में ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। डिपोर्ट करना तो अलग हो गया, बट देयर इज सम सेंटर, डी से ही उसको कहता है, जब फॉरगेटिंग द नेम। वहां पर क्या करें, जिनके पास जिनका डेटा नहीं है, वो नहीं है, उनको वहां पर दे आर पुटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बांग्लादेश का बाशन 4 आइलैंड याद हो, यहां पर क्या है, यहां पर किसको उन्होंने दिया रहने को, रोहिंग्यास। ये सब कुछ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझाने का पॉइंट है। अब देखो, रोहिंग्यास ओरिजिनली कहां के थे, म्यांमार या बांग्लादेश? दे वर ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के पास के थे वो। दे माइग्रेटेड टू म्यांमार 1971 या उसके पहले धीमे धीमे, एंड दे गॉट एस्टैब्लिश्ड इन म्यांमार। फिर म्यांमार में क्या हुआ, इनकी जो भी इनकी प्रैक्टिसेस होंगी या एक्टिविटीज होंगी, उसको लेकर के वहां के जो बुद्धिस्ट वो थे, उनके मासेस के बीच में बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज थे इनको लेकर के, एंड दे डिड अ वेरी biggest crime of the world, that was violence against them, to the families. Many were killed also, and just to safeguard their lives, सबसे नियरेस्ट क्या था, इंडिया और बांग्लादेश। they went to बांग्लादेश, they went to इंडिया also, but एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। अब आज की डेट में बहुत सरप्राइजिंग है, देखो ये थ्रेट परसेप्शन है और बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन है कि आपके इंडिया में अगर आप देखोगे, अगर इंडिया को एक ओवरऑल उसमें लेते हैं, तो इंडिया का कोई एरिया नहीं बचा जहां पर आपको रोहिंग्यास नहीं मिलेंगे। कनेक्ट करना ये अगर आप उन सिटीज में जाओ जहां पर ज्यादा चांसेस, स्पेशली बॉर्डर एरियाज के आसपास और पोरस बॉर्डर्स के आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे, वहां पर आज की डेट में जितने नर्सरी वाले हैं, या फॉर एग्जाम्पल ये जो कूड़े को उठाने के लिए लोग आते हैं या चीजें करते हैं, हु आर दे, हैव यू एवर लिसन टू देम? उनकी लैंग्वेज आपने सुनी है? दैट इट डजंट सीम टू बी समबडी फ्रॉम आवर कंट्री साइड। और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि देयर इज अ सिमिलैरिटी। सो ओनली पॉइंट इज, बात करते हैं अब इसकी इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, रोहिंग्यास की बात कर रहे थे हम, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, ऑल ओवर इंडिया है। अब ऑन द नेम ऑफ रोहिंग्या क्या स्पाइस, क्या टेरर थ्रेट्स नहीं हो सकते इंडिया कंट्री, इंडिया के लिए? सो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? स्टॉपिंग देम इज रिक्वायर्ड और रेगुलेटिंग द कमिंग ऑफ रोहिंग्यास इज रिक्वायर्ड। अगर आप इनको स्टॉप करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन इशू का क्राइसिस आ जाएगा, इनह्यूमन उसका आ जाएगा, वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो आपके ऊपर आ जाएगा। रेगुलेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। इसके अलावा मॉनिटरिंग करें प्रॉपर, you need to take a firm stand on the gravity of situation which India had taken in the form of NRC, in the form of not NRC, in the form of Rohingyas कि we will not allow। रीजन क्या है? कंट्री की सोशल डायनामिक्स या सिक्योरिटी डायनामिक्स ऐसी है कि जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो द रोल ऑफ स्लीपर सेल्स and these can work the best as sleeper cells because उनको क्या चाहिए, अभी पेट पालने के लिए रोजगार चाहिए, और वो एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां से उनके दिमाग में एक पूरा मतलब पास्ट ऑफ द माइंड वो बहुत बुरा वायलेंस देख के आ रहे हैं, जहां पे उनके घरों को जला देगा, चीजों को कर देगा। सो दे कैन बी यूटिलाइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बांग्लादेश ने भी क्या किया, एक छोटे से एरिया में बाशन 4 में, जो कि सराउंडेड है पूरा सी से और आने वाले समय में 10 साल में डूब भी जाएगा, वहां पर पूरे रोहिंग्यास को बसा दिया है। वो अनदर इशू है। पॉइंट क्या था यहां से, जब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स के बारे में या एफडीआई या बाकी चीजों के बारे में, तो कंट्री की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है और कंट्री के जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। यूरोप में अभी क्या है, यूरोप में लोन वोल्फ वाली जो कंडीशन है वो क्या है,
या यूएस वगैरह में एक अकेला व्यक्ति आ रहा है, चाकू लेके या कुछ लेके 10-12 लोग को मार दे रहा है, ही बिकम अ लोन वुल्फ। बट एट द सेम टाइम वो कंडीशन क्यों क्रिएट हो रही है इन अ कंट्री लाइक यूएस, यूरोप और समवेयर एल्स? प्रॉब्लम इज जो एड्रेस है करना है इनको, वो हम नहीं कर पा रहे, राइट? ठीक है, अब बात करेंगे एफडीआई की। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बता चुका हूं, सारी चीजें कुछ है नहीं। एन इन्वेस्टर एक्वायर्स और एस्टैब्लिशेस अ बिजनेस एंटिटी इन अ फॉरेन कंट्री। क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। एक्वायर मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहां भी इन्वेस्ट ही कर रहा है, बट यहां पर क्या कर रहा है? इस्टेब्लिश कर रहा है बिजनेस एंटिटी इन अ फॉरेन कंट्री। वॉलमार्ट हो गई, यूएस से उठ के कहां आई? इंडिया आई। ठीक है, अब अगर एफडीआई इन्फ्लोज में इंडिया की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इन्फ्लो कहां से है? सिंगापुर से 27%, उसके बाद यूएसए, देयर आफ्टर मॉरिशस, देन नीदरलैंड्स, देन स्विट्जरलैंड। सो हाईएस्ट यूपीपीसीएस का सवाल हो गया, सिंगापुर से आ गई। सेक्टर वाइज इन्फ्लो की बात करोगे तो सबसे ज्यादा कहां है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे है, उसके बाद सर्विस सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल पे। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहां आ गई? तो वो कर्नाटका में आ गई। एफडीआई सबसे ज्यादा इंडिया में कहां आ रहा है? किस स्टेट में आया है? कर्नाटका में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ एफडीआई हैज कम इन कर्नाटका। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े यहां से। नेक्स्ट टू इट, दो तरीके से होता है, ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट रूट। अब ज्यादातर ऑटोमेटिक ही कर दिया है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, अप्रूवल चाहिए होता है। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट आर कंसीडर्ड बाय रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसके पहले एक प्रॉपर चैनल था, सिंगल वीडियो विंडो वो था जो एफडीआई को प्रमोट करने के लिए था, बट अभी क्या कर दिया है, उतना कुछ फायदा इससे मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब जब जिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएगा वहां पे जाएगा। फॉर एग्जांपल एफडीआई एग्रीकल्चर सेक्टर में आना है तो कहां पे जाएगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब ये है एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में। डिफेंस में कितना है? 49%। 49% क्यों है? ताकि मेजर जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके साथ रहे? कंट्री के पास, गवर्नमेंट के साथ रहे। एफआईपीबी रूट है, एफआईपीबी रूट का मतलब ये हो गया कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। टेलीकॉम में जाओगे तो 100% है, बट 49% ऑटोमेटिक है, और गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 49 to 100%। अब एफडीआई 4 तरीके से हो सकती है, 25%, 49%, 51%, और यू कैन 75% और 100% और 74%। ठीक है, अब है क्या इसमें पॉइंट्स? टी प्लांटेशन में 49 है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी 49 है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में 49 है, कमोडिटी में 49 है, पावर एक्सचेंज में 49 है, स्टॉक एक्सचेंज में 49 है, हर जगह 49 है। कोरियर सर्विस में 100%, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, इंश्योरेंस में भी 49% है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। अरे 49% का मतलब वो 49% शेयर किसका होगा? नहीं, ये तो मुझे समझ में आ गया। हाँ जी। उसका जो दूसरा वाला जैसे 49, इसको मत समझो, समझ में आ गया? ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है? जब अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 49% से जब आपको ज्यादा करना होगा, फॉर एग्जांपल आपको 51% करना है या 74% करना है या 100% करना है, तो उसके लिए आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट का। ये क्यों किया गया है? हर चीज का एक रीजन है। अब समझो, अगर हर जगह 100% कर देंगे तो चाइना वाले क्या करेंगे? चाइना हमारे लिए थ्रेट क्यों है? पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट है चाइना हमारे लिए। हाँ, तो हम एफडीआई रूट की बात कर रहे थे। एफडीआई रूट में कॉन्टेक्स्ट आ गया अलग अलग सेगमेंट्स का। ऑटोमेटिक रूट आई होप क्लियर है। ये आगे बढ़े थोड़ा।
FPI, इन्वेस्टर परचेजेस सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। कोई मैनेजमेंट वोटिंग राइट्स नहीं होगा, बट FDI में मिलेगा। एनोनिमस रिलेशनशिप विद द कंपनी, पता भी नहीं होता ज्यादा कुछ। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी बताया था शुरुआत में। पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले। यस, दीज कंट्रीज शुड बी कंप्लाइड विद FATF नॉर्म्स के साथ, ठीक है। और इस सोकोज मल्टीलेटरल MOUs होते हैं कंट्रीज के साथ आपस में रिलेटेड टू द फॉरेन सिक्योरिटी। FII क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। पार्टिसिपेटरी नोट्स जनरेट होते हैं इनके थ्रू और वो यूटिलाइज होता है। क्लियर है? ये बता चुका हूँ आप लोगों को। अलग अलग देशों के हैं, जैसे टॉप कंट्रीज अकाउंट टू 84% ऑफ FPI, सबसे ज्यादा US है यहाँ भी। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है दिक्कत? FPI के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी वो कंट्री चाहेगी वापस लेती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल US ने क्या किया, अपने रिजर्व के रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगी? US में। Then they will put this FPI which they have taken in some Indian company to US company या कहीं और कर सकते हैं, because उनको कंट्री की कंडीशन फेवरेबल नहीं लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? FPI क्राउडिंग आउट हो जाएगा। तो FPI इज वेरी वॉलेटाइल। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कंट्री में 20,000 करोड़ आ गए। अब आपने प्लान किया कि उसको यूटिलाइज करें कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाने में, बट विद इन 10 डेज वो 20,000 करोड़ वापस चले गए। तो उसमें जो जिसकी कंट्री में है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं। पॉइंट वाज दैट। तो वो जिस पे डिपेंडेंसी भी नहीं हो सकती। ट्रू। आगे बढ़े। FATF क्या है? इस क्या है? UPSC का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 G7 ने शुरू किया था इसको, और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। प्रमोट क्या करती है? कोऑर्डिनेशन कंट्रीज के अमंग टू कम्बैट व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। कितनी कंट्रीज हैं? 39 मेंबर कंट्रीज है। ये वही कंट्रीज होती हैं जो FATF के नॉर्म्स को फुलफिल करती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल दिस सेगमेंट्स। GCC क्या है सर? वेयर GCC? गल्फ क्रिएशन काउंसिल। गल्फ की काउंसिल है ना, गल्फ क्रिएशन काउंसिल या समथिंग ऐसे ही है काउंसिल। ये क्या है? गल्फ की जो कंट्रीज है उनकी अपनी काउंसिल है। वो है यूरोपियन यूनियन है और 37 कंट्रीज। गल्फ आपको पता है क्या है? मिडिल ईस्ट का सेक्शन, ये वाला जो सेगमेंट है टू सम एक्सटेंट यहाँ पे। इंडिया का मेंबर बना 2010 में बना। एंड देन अनदर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये क्या करती है? कोऑपरेशन बढ़ाती है सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया? ये उधर का इसलिए नहीं। हाँ, इंटरनेशनल से भी। इंटरनेशनल से भी कह सकती हो। ये कह सकती हो कि इट इज अ प्रमोटर ऑफ मेकिंग सिक्योरिटी मार्केट मोर बेटर। ये किसके बीच में कोऑपरेशन है? सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर्स, जैसे इंडिया का सेबी हो गया, पाकिस्तान का कुछ और होगा, किसी और कंट्री का कुछ और होगा। सो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी मार्केट डेवलप रहे। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और ये सारे सेगमेंट्स हम डील करेंगे अपनी अगली क्लास में। रीजन इसलिए क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड वी नीड टू कंपेयर ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस इन अ वेरी प्रॉपर एंड ल्यूसिड वे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विक इंफॉर्मेशन सेशन। मैंने आपको PLI के बारे में बताया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में। पर्पस क्या है? इंसेंटिवाइज करना। किसको? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। किसको इंसेंटिवाइज करेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल्स है प्लस जो अदर मेथड्स हैं, लाइक वोकल फॉर लोकल वाला सुना है ना,
इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इफ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग तो गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज देम अंडर द PLI स्कीम, ताकि एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छा खासा इंडिया में हो, विच विल बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, विच विल हेल्प इन टू थिंग्स, जो कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है इंडिया की उसको, प्लस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट में 3 चीजें याद रखो। इंसेंटिवाइज करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज 14 सेक्टर्स में दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, और भी सेगमेंट्स हो गए। आपको नंबर याद रखना है 14 सेक्टर्स। बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वैल्यू एडिशन हुआ है ड्यू टू PLI 23% का। ठीक है, एक और चीज याद रखो, PLI की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76% का इंक्रीज हुआ है FDI के आने में इस साल के लिए। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स फ्रॉम PLI। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आपके पास डेटा रहेगा, दैट्स नॉट एन इशू। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं PLI से। अब PLI के भैया के पास आ जाते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस इंडस्ट्री 4.0। ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है? अगर मैं यहां लिख दूं डिजिटल एडवांसमेंट, तो कुछ समझ में आया? अब मैं ये लिख दूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब कुछ समझ में आया? स्मार्ट क्लासरूम सुना है? स्मार्ट क्लासरूम में क्या कर रहे हो? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल एडवांसमेंट। सेम अगर मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल एडवांसमेंट करना हुआ तब क्या करोगे? हाईटेक मशीनरीज और अब तो AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वेरिएबल्स आ गए, सेंसर्स आ गए, जो क्या परफॉर्म करते हैं? ह्यूमन टच का वो परफॉर्म करते हैं, फिजिकल उसका डिवाइसेस का परफॉर्म करते हैं। सेंसर्स एक्चुएटर्स की बात हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा 3D प्रिंटिंग की बात कर लो, ब्लॉकचेन की बात कर लो। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। सो जो भी इंडस्ट्री 4.0 में डिजिटल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है आपके प्रीलिम्स में। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, और इसके बेसिस पे आपको चार्ट्स बनाने और उन चार्ट्स के हिसाब से कैसे क्या पर्पस हो सकता है वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब जब 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो 3D प्रिंटिंग से हम क्या करें? प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करें और उससे मैन्युफैक्चर करें। आज के 10 साल पहले जाओ तो गाड़ियों का लुक ज्यादातर सेम होता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। बट आज जाओगे मारुति के उसमें चले जाओ, शोरूम में चले जाओ, या फॉर से महिंद्रा के शोरूम में चले जाओ, तो 10-10 वेरिएंट्स हैं गाड़ियों के। कैसे हैं? 3D प्रिंटिंग। प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करता है, मैन्युफैक्चरिंग इजी करता है। उसके अलावा मेडिकल इम्प्लांट्स जो हूबहू नेचुरल दिखते हैं वो भी आप 3D प्रिंटिंग से बना सकते हो। क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इससे क्या कर रहे हो? कहीं भी हो, A to Z कहीं भी हो आप फॉर एग्जांपल जैसे कि ये माई एकेडमी की दिल्ली ब्रांच है। If somebody wants from Patna branch to access all the data of My Academy Delhi branch, ये उसमें हेल्प करेगा, सारे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ऑपरेशन सूट है ये, एक तरीके से कहने का मतलब ये कि सारे ऑपरेशन की डिटेल और सब कुछ आप यहाँ से प्लान कर सकते हो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अ लीडिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद
व्हाट इज दिस? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब कुछ बनाया होगा, लेकिन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था 3 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सोशल, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल जो दिख रहा है, सोशल स्कूल कॉलेजेस हेल्थ केयर ये सब हो गया। डिजिटल क्या है? व्हाट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाट कम्स अंडर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? इंटरनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेरी क्लास यहां से लाखों सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी आराम से, राइट? इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला की पॉइंट क्या है? इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया। इंटरनेट से बेनिफिट क्या हुआ? 3 कंपोनेंट है इसके। पहला कंपोनेंट है डिजिटल आइडेंटिटी। व्हाट इज डिजिटल आइडेंटिटी? आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या है अगर मैं पूछूं तो? कोई कैसे पहचानेगा कि आप कौन है? आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या है इंडिया में? आधार। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है डिजिटल फॉर्म में? और डिजिटल एसेट की बात करें तो क्या है? अपने डॉक्यूमेंट्स कहां सेव रख सकते हो? So digital public infrastructure is a platform which give different digital services like digital identity, payment interface or digital assets which are essential for citizens or essential for delivering different benefits to citizens.